हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी लेखपाल हो गया वीडियो, इसके अलावा यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है रेगुलर जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईफा अवार्ड 2022 के बारे में जो है रिवाइज करेंगे। तो जो आईफा अवार्ड 2022 है इसका समापन जो है अबू धाबी के यस आइलैंड पर हुआ। इस वर्ष आईफा 2022 अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। इस साल आईफा अवार्ड के बारे में अगर देखा जाए कि बेस्ट एक्टर को जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे विक्की कौशल को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और किस फिल्म के लिए, तो सरदार ऊधम सिंह के लिए। वहीं जो कृति सेनन है इन्हें जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट पिक्चर कौन सी रही आईफा अवार्ड 2022 में, तो ध्यान रखेंगे शेरशाह बेस्ट पिक्चर रही आईफा अवार्ड 2022 में। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, तो विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए ये जो है बेस्ट डायरेक्टर चुने गए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो है मेल में कौन रही, तो जुबिन नौटियाल फॉर राता लंबिया, जो कि शेरशाह फिल्म में ये गाना है, तो उसके लिए जो है ये बेस्ट प्लेबैक सिंगर रहे। तो दोस्तों, आईफा अवार्ड 2022 से संबंधित ये प्रमुख बातें हैं, ये सारी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश की अगर आपको ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान में प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में कम से कम कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो 75 यानी कि 75 वृक्ष लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान के वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने जो है पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट तैयार की है, तो IIT कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ई कोली नाम से एक परीक्षण किट तैयार की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगर आपको लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये जो खिलाड़ी थे विलियम पोर्टरफील्ड ये कहाँ से हैं, तो ध्यान रखेंगे आयरलैंड के ये खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज जो है किसे पहनाया गया, तो सरगम कौशल को जो है 2022-23 का मिसेज इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है, तो एनम एजुथम जो योजना है ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा यानी कि आरक्षण जो है स्थापित किया, तो 10% जो है आरक्षण स्थापित किया गया है अग्निवीरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरिचंद का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध धावक थे। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो लद्दाख में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया।
अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई रूपी से छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश में जो है ई रूपी से छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई है। 19 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम वरुण ने राज्य में ई रूपी से छात्रवृत्ति मिलने की जानकारी दी है। ई रूपी क्या है? तो ई रूपी एक तरह का ई बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले पता चल सकेगा कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं। ई रूपी से सरकार की ओर से भेजे गए जो धन होगा उसे छात्र अपने खाते से न तो निकाल पाएगा और न ही इसका जो उपयोग है वो किसी अन्य काम में कर सकेगा। यानी ये जो धन होगा जो कि सरकार की ओर से भेजा जाएगा, यानी जो छात्रवृत्ति होगी, उसका जो प्रयोग है वो केवल स्कूल की या कॉलेज की फीस भरने में ही किया जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि इस छात्रवृत्ति को कोई भी छात्र जो है अपने बैंक अकाउंट से ना तो निकाल पाएगा और ना ही किसी अन्य काम में वो इसका प्रयोग कर सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जा रहे ई रूपी के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, ई रूपी जो एक ई बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, इससे क्या होगा? तो इससे जो है भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगाई जा सकेगी और इसके साथ ही हर बच्चे को छात्रवृत्ति जो है मिलेगी, ऐसा अनुमान जो है लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ई रूपी से छात्रवृत्ति जो है हाल ही में किस राज्य में देने की बात कही गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ई रूपी के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे ई रूपी क्या है? तो ई रूपी ई बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है। और दोस्तों ई रूपी, ये जो ई रूपी है, इसके माध्यम से छात्र अपने बैंक अकाउंट से इस छात्रवृत्ति को ना तो निकाल पाएंगे और ना ही किसी अन्य काम में वो इसका प्रयोग कर सकेंगे, केवल स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान जो है इससे किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सड़क पर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। लखनऊ में अब हर माह के दूसरे और चौथे रविवार को सड़क पर मस्ती की पाठशाला सजेगी। यहाँ पर खेल कूद के साथ योगा, जुम्बा, एरोबिक डांस, साइकिलिंग और नुक्कड़ नाटक सहित ढेरों मनोरंजक कार्यक्रम होंगे। शहरवासियों को इन रोचक कार्यक्रमों में निःशुल्क शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए एलडीए जुलाई से फिर राहगीर कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सड़क पर मस्ती की पाठशाला जो ये एक कार्यक्रम है, ये कहाँ पर जो है शुरू किया जा रहा है? तो लखनऊ में हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को ये जो पाठशाला है वो चलाई जाएगी। और यहाँ पर सड़क पर मस्ती की पाठशाला जो ये कार्यक्रम है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है खेल कूद होगा, इसके साथ ही योगा है, जुम्बा है, एरोबिक डांस है, साइकिलिंग है और नुक्कड़ नाटक, ये सारे कार्यक्रम जो है इसमें किए जाएंगे। और जो शहरवासी होंगे उन्हें जो है इसमें निःशुल्क शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह की जो मस्ती की पाठशाला है ये लखनऊ में चलाई जाएगी हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को। और दोस्तों लखनऊ से ध्यान रखेंगे कि लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, ओडीओपी क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। ठीक, ध्यान रखेंगे, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी जो है लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे घोषित किया गया? तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा 2022 में वो रहा है कौन सा? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कतर का जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु में है, ये भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों वहीं अगर बात की जाए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेडा, ये जो है दूसरे स्थान पर रहा। और जो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है ये तीसरे स्थान पर रहा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप कहीं ना कहीं नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे
कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा है 2022 में वो किसे घोषित किया गया, तो लगातार दूसरे साल यानी 2021 में भी और 2022 में भी जो कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया। और दूसरा नाम भी ध्यान रखेंगे, टोक्यो का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हानेडा, और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा जो कि तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों वहीं अगर बात की जाए अलग अलग ये जो हवाई अड्डे की सूची है वो जारी की गई है। जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ओवरऑल जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा। वहीं अगर इस तरह से देखा जाए कि दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा जो है कौन सा रहा, तो टोक्यो का जो हानेडा हवाई अड्डा है ये जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ हवाई अड्डा रहा। ठीक है, इस तरह से यानी ये जो रिपोर्ट है वो अलग अलग क्षेत्रों में भी जारी की गई है। अगर स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में देखा जाए तो दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा रहा है टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा। वहीं अगर इस तरीके से देखा जाए कि सबसे परिवार के अनुकूल हवाई अड्डा और दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा खरीदारी के मामले में जो है कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ रहा, तो इस्तांबुल का हवाई अड्डा रहा। ठीक है, तो ये दो नाम और ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की घोषणा ये कहाँ पर की गई, तो फ्रांस के पेरिस में जो पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान जो है की गई है। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया 2022 का। ठीक है, कतर में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है मनाने का, तो योग के बारे में, महत्व के बारे में बताया जाए, योग के महत्व को बताया जाए और इसके साथ ही लोगों को योग करने हेतु जागरूक भी किया जाता है इस दिवस पर। इस साल 2021 यानी दिन मंगलवार को 21 जून मंगलवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल की थीम क्या रही, तो वो भी ध्यान रखेंगे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए योग, ये जो है थीम रही 2022 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को जो है ये पहली बार मनाया गया था। दोस्तों पहली बार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 सितंबर 2014 को योग दिवस मनाने की पहल की थी और इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पर 177 देशों ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हर साल 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी 2022 को ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस साल की थीम क्या रही, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, ये जो है 2022 की थीम रही। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया, तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। आतंकी संगठनों व आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की निगरानी सूची यानी कि ग्रे लिस्ट में जो है पाकिस्तान अभी बना रहेगा। हालांकि जो दोस्तों पाकिस्तान है, जो पेरिस में FATF की बैठक हुई, समीक्षा बैठक, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की गई, लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान है वो अभी ग्रे लिस्ट की सूची में बना रहेगा। FATF के नियम के मुताबिक ग्रे सूची से किसी भी देश को हटाने का जो फैसला है वो शीर्ष अधिकारियों की टीम की तरफ से भौतिक जांच यानी उस देश का दौरा करने के बाद किया जाता है। पाकिस्तान जो है ये जून 2018 के बाद से ही FATF की निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। वह इस सूची में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला देश है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहने वाला सबसे लंबे समय तक जो है कौन सा देश बन गया, तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे पाकिस्तान जो है FATF की निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में बने रहने वाला सबसे लंबे समय तक ये जो है देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं दिनेश कार्तिक, जो कि T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों जो दिनेश कार्तिक हैं, ये लंबे समय बाद टीम इंडिया में इन्होंने वापसी की है और कार्तिक ने राजकोट T20 में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। कार्तिक T20 इंटरनेशनल मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं। यानी इनकी उम्र अगर देखी जाए कितनी है तो ध्यान रखेंगे 37 वर्ष 16 दिन इनकी जो है उम्र है। इसके साथ साथ कार्तिक का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों में यह पहला अर्धशतक रहा। गौरतलब है कि जो कार्तिक हैं ये टीम इंडिया के लिए कई बार दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वे भारत के पहले T20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि T20 में जो है टीम इंडिया के यानी भारतीयों की अगर बात की जाए क्रिकेटर की, T20 में सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन रहे अर्धशतक लगाने वाले, तो नाम ध्यान रखेंगे दिनेश कार्तिक। इनकी एज कितनी है तो 37 साल 16 दिन इनकी जो है एज है। इस एज में इन्होंने जो है अर्धशतक लगाया है T20 में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इससे पहले जो है किसका रिकॉर्ड था सबसे उम्रदराज T20 में अर्धशतक लगाने का, तो वो था महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। यहां पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये है इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट। इंग्लैंड की जो तेज गेंदबाज हैं कैथरीन ब्रंट, इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि ये वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी। 36 साल की ब्रंट 51 विकेट के साथ इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज है। कैथरीन ब्रंट ने 2004 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो कैथरीन ब्रंट हैं ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड की तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने जो है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन वनडे और T20 ये खेलना जारी रखेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनाहत सिंह ने। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की क्वांग एना को 3-0 से हरा करके शीर्ष स्थान हासिल किया। वे टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना फाइनल में पहुंचे थे। वे साल के अंत में फ्रांस के नैन्सी में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इन्होंने जो है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इसमें जो है लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक, ध्यान रखेंगे कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्रतियोगिता कौन सी है, तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप प्रतियोगिता। दोस्तों स्क्वैश प्रतियोगिता क्या होती है, तो स्क्वैश प्रतियोगिता जो है ये एक रैकेट खेल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। ये जो है एक 4 दीवारों वाला आप कमरा कह सकते हैं, एक रूम कह सकते हैं, उसे जो है कहा किया जाता है कोर्ट कहा जाता है उसे। इस खेल के दौरान जो है उसे कोर्ट कहा जाता है। तो उस 4 दीवारों वाले कोर्ट में जो है एक रबर की गेंद होती है जिसके माध्यम से जो है खेला जाता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे स्क्वैश कहते हैं। ठीक है, स्क्वैश खेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो जो नीरज चोपड़ा है ये जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का जो नेतृत्व है वो नीरज चोपड़ा द्वारा किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बर्मिंघम में ध्वजवाहक होंगे, क्योंकि हिमा दास और दुती चंद जैसे स्टार स्प्रिंटर्स ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। 37 सदस्यों में 18 महिलाएं हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में
37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व जो है कौन करेगा, तो नीरज चोपड़ा जो है इसका नेतृत्व करेंगे। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये जो है कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। इसमें जो है जो भारतीय सदस्यों की टीम है 37 सदस्यीय, इसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया। तो ये जो पुस्तक है ये राम बहादुर रॉय के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों राम बहादुर रॉय के द्वारा एक लिखित पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने श्री राम बहादुर राय के जीवन पर्यंत नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नया लाने की इच्छा को नोट किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज विमोचन की गई पुस्तक संविधान को व्यापक रूप में प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये राम बहादुर राय द्वारा लिखित है, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसमें जो है भारतीय संविधान से संबंधित सारी बातों को इसमें जो है बताया गया है। तो दोस्तों ये थे 21 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना। मुंबई हवाई अड्डा इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।